तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट में, वो है ड्वेल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन। ठीक, ड्वेल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन से यहाँ मीनिंग क्या है, सबसे पहले उसे समझिएगा। आइंस्टाइन ने सजेस्ट किया हुआ है कि जो भी रेडिएशंस आपके पास आ रहे हैं वो सभी रेडिएशंस वेव कैरेक्टरिस्टिक भी बता रहे हैं और पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक भी बता रहे हैं। जनरली हम लोग क्या सोचा करते हैं, हम 99% ऐसा ही सोचा करते हैं, यदि नहीं पढ़ा हुआ है किसी बच्चे ने तो 100% यही सोचा करता है कि जो भी रेडिएशंस आ रहे हैं किसी भी सोर्स से हमारी ओर, जो भी रेडिएशंस आ रहे हैं वो सभी क्या हैं, वेव्स हैं, वेव के फॉर्म में आ रहे हैं। सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं या फिर लाइट आ रही है कहीं से ट्यूबलाइट में से या CFL बल्ब में से लाइट आ रही है, तो वो सभी क्या आ रहे हैं हमारी तरफ, मान करके चलिए वेव्स आ रही हैं, ऐसा हम लोग सोचा करते थे। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या सजेस्ट करा हुआ है, आइंस्टाइन ने सजेस्ट करा हुआ है कि ये वेव भी हैं एज वेल एज पार्टिकल्स भी हैं, यानी लाइट जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। मतलब क्या बता रही है, ये बता रही है ड्वेल बिहेवियर। इज इट क्लियर, आ रहा है बात समझ में? ठीक, अब ड्वेल बिहेवियर में हम पहली जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेव लाइक नेचर ऑफ रेडिएशन। पहले हम पढ़ेंगे वेव लाइक नेचर ऑफ रेडिएशन और वेव नेचर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ रेडिएशन। क्लियर है बात? तो फर्स्ट पॉइंट यहां डिस्कस करने जा रहे हैं वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। क्लियर? जो भी रेडिएशंस आपके पास आ रहे हैं उन्हें जेम्स मैक्सवेल ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या कहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा हुआ है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इंट्रोड्यूस करी है जेम्स मैक्सवेल ने। क्या दी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी? चलिए एक एक पॉइंट बताता हूं, आप नोट्स भी बनाते जाइएगा साथ में और हम उन्हें समझते भी जाते हैं पॉइंट्स को। पहला पॉइंट उन्होंने कहा जेम्स मैक्सवेल ने, द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड नोन एज रेडिएंट एनर्जी। किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकल रही है, जैसे मान लीजिए आपने एक आयरन पीस ले लिया, लोहे का एक टुकड़ा ले लिया और आपने उसे गर्म किया, ठीक, रेड हॉट कर दिया एकदम। अब उसमें से जो एनर्जी रिलीज हो, रेडिएशंस रिलीज हो रहे हैं, ठीक, वो किस फॉर्म में है, वेव के फॉर्म में है और उसे उन्होंने क्या कहा हुआ है, रेडिएंट एनर्जी कहा हुआ है। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट लिखा जाना चाहिए, द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड नोन एज व्हाट, रेडिएंट एनर्जी। क्लियर है बात? ठीक है ना? दूसरी बात सुनिए, ये जो रेडिएंट एनर्जी है, ये जो वेव के फॉर्म में आ रही है एनर्जी, इट्स स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, यानी किसी भी सोर्स से जो वेव्स निकल रही हैं रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में, ठीक, उनकी जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, और वो हम अच्छे से जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सेकंड पॉइंट नोट करा आप लोगों ने कि इनकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। क्लियर? थर्ड पॉइंट सुनिएगा जरा यहाँ पर ध्यान से। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट हमसे कहता है these waves or radiation not need any medium for propagation। बहुत शानदार बात। इनके प्रोपोगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, मतलब ये वैक्यूम में से होकर के भी आ जा सकती हैं। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखिएगा। These waves not need any medium for propagation।
क्लियर, वैक्यूम में से होके भी आ जा सकती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने बोला रेडिएंट एनर्जी, सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला हुआ है, स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पर कहा हुआ है कि ये जो रेडिएशंस हैं, ये रेडिएशंस के प्रोपोगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट सुनी, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेम्स मैक्सवेल क्या कहते हैं। जेम्स मैक्सवेल कहते हैं कि ये रेडिएशंस जब भी जाते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सोर्स से लेकर के किसी दूसरे प्लेस तक, तो बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ दीज रेडिएशंस, इन रेडिएशन से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फील्ड अटैच होती हैं, और इनसे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फील्ड अटैच होती हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्लियर। तो जो नाम दिया हुआ है, थ्योरी का भी नाम है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहा हुआ है उन्होंने, तो उन्होंने सजेस्ट करा कि ये जब प्रोपोगेट करते हैं रेडिएशंस, तो इनसे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फील्ड अटैच होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इन्वर्टेड कॉमा लगा करके लिखिएगा, बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, यानी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से अटैच तो रहते ही हैं, साथ में दोनों फील्ड क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। क्लियर है बात। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन सजेस्टेड बाय जेम्स मैक्सवेल। क्लियर। यानी कुल मिलाकर के वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि जो लाइट हमारे तरफ आ रही है, वो लाइट किस फॉर्म में आ रही है, वेव्स के फॉर्म में आ रही है। ठीक है, जो लाइट हमारी तरफ आ रही है वो किसके फॉर्म में आ रही है, वेव्स के फॉर्म में आ रही है। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब यदि ये वेव है तो कुछ ना कुछ तो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक, यदि ये वेव है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होंगी, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो वेव कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। कभी भी वेव मोशन यदि आप बनाते हैं तो वेव मोशन जो होता है वो हमेशा ऐसा होता है। क्लियर। वेव जाती स्ट्रेट लाइन में ही है, लेकिन ऐसे जाया करती है। ठीक है, इन्हें कहा जाता है क्रस्ट, और ये कहलाते हैं ट्रफ। ठीक, क्रस्ट और ट्रफ बना करते हैं, मतलब ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घाटियां बना करती हैं जब भी वेव चला करती है तो उससे। क्लियर। अब वेव कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें क्या क्या बातें पढ़नी है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, वेव इस प्रकार से चला करती हैं। अब वेव कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या क्या बातें डिस्कस करनी है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर वेव लेंथ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वेव लेंथ। व्हाट इज वेव लेंथ, तो वेव लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ्स। दो लगातार क्रस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहा जाता है, वेव लेंथ कहा जाता है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज नोन एज व्हाट, वेव लेंथ। क्लियर। डिनोटेड बाय लैम्डा। इसे किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि ये क्या है, ये है डिस्टेंस, तो जितनी भी यूनिट्स होती हैं डिस्टेंस की, ऑल आर यूनिट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, डिस्टेंस की जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो सभी वेवलेंथ की यूनिट मानी जाती हैं। ठीक है ना। अब इसमें कॉमन कौन कौन सी है, हमें किस किस चीज़ों का यूज़ करना है, तो दो तीन मैं आपको बता देता हूँ।
फर्स्ट 1 माइक्रोमीटर। 3-4 चीज़ें जो केमिस्ट्री में आप लोगों को यूज़ करना पड़ती हैं वो आप याद रखिएगा। 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर and 1 picometer is 10⁻⁻12 मीटर। क्लियर? इन 4 यूनिट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है केमिस्ट्री में। ठीक, कौन कौन सी हैं? माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड पिकोमीटर। क्लियर? तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इन 4 यूनिट्स का, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इनके बारे में आप लोगों को। तो ये होती है वेव लेंथ, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट एंड 2 सक्सेसिव टफ्स। क्लियर? सेकंड यहाँ पर आता है फ्रीक्वेंसी। चलिए इसकी यूनिट्स को हटा देता हूँ मैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी आपको पता पड़ गई होंगी। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, NU। ठीक, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? NU, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा हल्का सा आड़ा V बनाइएगा, ठीक है ना, ऊपर से लेफ्ट साइड तरफ उसको मोड़ लेते हैं V बना करके। तो इसे हम लोग क्या कहा करते हैं? न्यू कहा करते हैं। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी कहीं भी आए आपके सब्जेक्ट के अंदर, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है साइकिल पर सेकेंड को। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी किससे रिप्रेजेंट करती है? साइकिल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने साइकिल हो रहे हैं, 1 सेकेंड में कितने मूवमेंट हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक मान लीजिए पर्टिकुलर एक्सिस है, इसके दोनों तरफ, सुनिएगा ध्यान से, इसके दोनों तरफ 1 सेकेंड में वेव जितनी बार क्रॉस करती है वो इस वेव की क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, 1 सेकेंड में वेव दोनों तरफ जितनी बार क्रॉस करेगी वो इस वेव की क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, डिनोटेड बाय न्यू। न्यू से हम उसे रिप्रेजेंट किया करते हैं। ठीक, यूनिट की यदि आप बात करेंगे तो अभी मैंने कहा CPS, दैट इज साइकिल पर सेकेंड। तो साइकिल पर सेकेंड मीन्स सेकेंड इनवर्स भी आप लिख सकते हैं उसे। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। और एक बहुत ही फेमस यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी की वो है हर्ट्स। ठीक, नाम सुना हुआ है, HERTZ, हर्ट्स हम लोग कहा करते हैं, इसे HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एंड 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 CPS। ध्यान रखिएगा, एक हर्ट्स जो होता है वो 1 CPS मीन्स 1 सेकेंड इनवर्स को रिप्रेजेंट किया करता है। क्लियर? रेडियो वगैरह जब आप सुना करते होंगे तो रेडियो वगैरह में ऐसा बोला करते हैं इतने मेगा हर्ट्स पर है, इतने किलो हर्ट्स पर है, ये टेलीकास्ट आपको इतने गीगा हर्ट्स पर दिया जा रहा है। तो इन सबका मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको किलो हर्ट्स दिया हुआ है, तो किलो हर्ट्स ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, तो किलो हर्ट्स का मतलब क्या होता है? 10⁻³ हर्ट्स। मेगा हर्ट्स दिया हुआ है, तो मेगा हर्ट्स का मीनिंग क्या होता है? 10⁻6 हर्ट्स। क्लियर? तो जो भी टेलीकास्ट के बारे में बात हो रही है, थोड़ा सा यूनिट को ध्यान रखिएगा जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हों। ठीक है ना, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा न्यूमेरिकल का, यूनिट्स। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या हो गया है? साइकिल पर सेकेंड हो गया है। हर्ट्स उसकी यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं और 1 हर्ट्स 1 साइकिल पर सेकेंड ही होता है। क्लियर? 2 कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई वेव की सभी लोगों को। चलिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज स्पीड। ठीक, वेव है तो उसकी स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, है ना, स्पीड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है। स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट है
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है बात? ठीक, अब इसे हम लोग c से रिप्रेजेंट कहा करते हैं। लाइट की स्पीड की जब भी बात आती है तो उससे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? c से रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड में रिलेशन की बात करें, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड में यदि हम रिलेशन की बात करें तो इनके बीच में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन बनता है, दैट इज न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। ठीक, याद रखिएगा क्या रिलेशन बना करता है? न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। क्लियर है बात? ठीक, तो इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में या वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में चेंज किया जा सकता है विथ द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। क्लियर है बात? 3 वेव कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई सभी लोगों को? ठीक, फोर्थ सुनिए। फोर्थ वेव कैरेक्टरिस्टिक यहां पर होता है वेव नंबर। फोर्थ होता है वेव नंबर। वेव नंबर को कई टाइप से डिफाइन किया जाता है। एक जनरल डेफिनेशन ये होती है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर स्पेस। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव आ रही हैं वो वेव नंबर कहलाया करता है। कुछ अजीब सी बात है बोलने में। ठीक, तो इसको मैथमेटिकली देखिए, वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ सिंबल है ना, बार आर यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ एक सिंबल है। वेव नंबर न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज 1 बाय लैम्डा। सो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज व्हाट? वेव नंबर। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? वेव नंबर कहलाता है। न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। अब सोचिए, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है। यदि वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी? ठीक, वेवलेंथ की यूनिट थी सेंटीमीटर, मीटर, है ना, तो इनकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएंगी। इज इट क्लियर? ठीक, तो ये फोर्थ वेव कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने था और वो वेव कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर? वो है वेव नंबर। क्लियर? लास्ट जनरली यूज नहीं होता है केमिस्ट्री में, बहुत रेयरली कहीं यूज होगा, कुछ बहुत टिपिकल ग्राफ हम बनाएंगे तभी। ठीक, नहीं तो इसका कोई जनरल यूज नहीं होता है। वो होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड है क्या? एम्पलीट्यूड है हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। ठीक, क्रस्ट की क्या हाइट हो सकती है या ट्रफ की क्या डेप्थ हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना? तो ये है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। इन 5 वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको याद रखना है अच्छे से। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या पढ़ रहे हैं? भूल मत जाना, नहीं तो बह जाओ भावनाओं में। हम पढ़ रहे हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन सजेस्टेड बाय आइंस्टाइन। ठीक, उन्होंने कहा रेडिएशन वेव भी होती हैं और रेडिएशन पार्टिकल्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेव के बारे में कि रेडिएशन वेव कैसे होते हैं। उसके लिए मैंने आपको पहले मैक्सवेल थ्योरी बताई और फिर मैंने आपसे कहा यदि आप रेडिएशन को वेव मान रहे हैं तो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होनी चाहिए। तो ये है यहाँ पर वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि हम सोलर रेडिएशंस की बात करें, धूप में खड़े हुए हो, सोलर रेडिएशंस की यदि आप बात कर रहे हैं तो सोलर रेडिएशंस में से आपके पास कौन कौन से रेडिएशंस आते हैं?
तो जब आप सोलर रेडिएशंस की बात कर रहे हैं तो यदि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में बात करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में बात करें तो सबसे बड़ी वेवलेंथ वाला जो रेडिएशन आता है हमारे पास वो होता है रेडियो वेव। ठीक, रेडियो वेव सबसे बड़ी वेवलेंथ इसकी होती है, रेडियो वेव की होती है। ठीक है ना, किस में काम आता है रेडियो वेव? अरे नाम से समझ में आ रहा है, सिग्नल ट्रांसमिशन। ठीक, तो ये जो सिग्नल्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ठीक, किसी भी प्रकार के जो सिग्नल्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो सभी रेडियो सिग्नल्स हैं और वो मैक्सिमम वेवलेंथ के सिग्नल्स होते हैं, रेडियो सिग्नल्स। ठीक है, सेकंड यहाँ पर आता है रेडियो सिग्नल से छोटी वेवलेंथ वाला, देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा है वो बोर्ड पे आपको, उसे हम कहते हैं माइक्रोवेव। ठीक, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे हैं। ठीक, नाम माइक्रोवेव है, नाम सूक्ष्म तरंगे हैं, लेकिन ये सूक्ष्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, रेडियो के बाद सबसे बड़ी वेवलेंथ इन्हीं की होती है, माइक्रोवेव की, 3 × 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक, उनकी थी 3 × 10⁻14। ठीक है ना, यहाँ पर है 3 × 10⁻7 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये जो होती हैं माइक्रोवेव हैं, सूक्ष्म तरंगें हैं, कहाँ यूज़ होती हैं? नाम देखते से समझ में आ गया होगा, माइक्रोवेव। एक चीज़ क्लिक करी होगी दिमाग में, किचन में हमारे रखा हुआ है एक, क्या रखा हुआ है? एक एपरेटस, उसका नाम है माइक्रोवेव ओवन, है माइक्रोवेव ओवन। तो इनका यूज़ होता है माइक्रोवेव का, किसके अंदर? फूड कुकिंग में, है ना, खाना वगैरह बनाना हो जबरन, अरे गैस पे बना लो ना, कहाँ माइक्रोवेव के चक्कर में पड़े, नहीं, चलो ठीक है। थर्ड आता है माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड, IR, इंफ्रारेड। ठीक, नाम सुने हुए हैं, बड़े ही खतरनाक से रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक, इंफ्रारेड का कहाँ यूज़ होता है? इंफ्रारेड कैमरेज यूज़ होते हैं, नाइट विज़न कैमरे वगैरह जो होते हैं वो सब इंफ्रारेड कैमरे होते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। कुछ इंसेक्ट किलर वगैरह जो बनाए जाते हैं, जिसमें आकर के अपने आप ये कीड़े मकोड़े मक्खियाँ वगैरह मर जाया करती हैं, वो सब क्या होते हैं? इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है ना, तो ये थर्ड आता है यहाँ पर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद फोर्थ नंबर पर आता है विजिबल। ठीक, विजिबल रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है वो इंफ्रारेड से कम होती है। और विजिबल में कौन कौन से आते हैं? तो विजिबल में ऐसे आते हैं, VIBGYOR, विबग्योर जिससे आप लोग कहा करते हैं। ठीक, तो विबग्योर जब आप कहा करते हैं तो R मतलब रेड, रेड के पास कौन आ रहा है? IR, इंफ्रारेड। और V यानी वायलेट, वायलेट के पास जो आता है वो होता है, जल्दी बोलो, अल्ट्रा वायलेट। ठीक, वायलेट के पास कौन आया करता है? अल्ट्रा वायलेट आया करता है, हम जानते हैं। ठीक, ओजोन लेयर के बारे में नाम सुना हुआ है और ऐसा भी पढ़ा है कि लॉकडाउन के कारण बड़ा फ़ायदा हुआ है। जो ओजोन लेयर में होल हो गया था वो होल अब बंद हो गया है, नेचर ने उसको अपने आप बंद कर लिया है, क्योंकि पॉल्यूशन हुआ नहीं, 2-3 महीने लॉकडाउन लगा रहा, तो है ना, तो बड़ा अच्छा फ़ायदेमंद रहा वो नेचर के लिए। ठीक, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं, सोलर रेडिएशंस में से आ रहे हैं, लेकिन जो ऊपर ओजोन लेयर है वो इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को रोक देती है और इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट से हमें बचा लेती है। क्लियर? तो सबसे बड़ी वेवलेंथ है रेडियो, फिर है माइक्रो, फिर है इंफ्रारेड, फिर है विजिबल, फिर है अल्ट्रा वायलेट। इसके बाद नेक्स्ट आती है एक्सरेज। पिछले वीडियोस में ही मैंने बताया हुआ है, रोंटजन ने डिस्कवर किया हुआ है एक्सरे को। ठीक है, रोंटजन ने एक्सरे डिस्कवर करी हुई हैं और क्या बोला है उन्होंने कहा कैथोड रेज जब हैवी मटेरियल से टकराती हैं तो एक्सरे में चेंज हो जाती हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? ठीक, इंटरनल ऑर्गन्स की हम लोगों को क्या करना है? ठीक, फ़ोटो इमेज बनानी है, ब्रोकन बोन्स देखनी है, तो उसके लिए सब में काय का यूज़ करा जाता है? एक्सरे का।
ज़बरदस्त डिस्कवरी है, बहुत महान खोजों में से एक खोज है भाई एक्सरे का। यदि एक्सरे नहीं होता तो मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं हो पाता, है ना। नेक्स्ट क्या आता है, एक्सरे के बाद नेक्स्ट आता है गामा रेज। गामा रेज बहुत हार्मफुल रेज हैं, ठीक। इनसे कैंसर हो सकता है यदि इनके कांटेक्ट में आ गए तो। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती हैं, ठीक है ना। मतलब यहीं से कैंसर भी हो जाता है और यही कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती हैं गामा रेज, क्लियर। और लास्ट जो यहाँ पर आया करता है वो होता है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज, ठीक। लास्ट आती है कॉस्मिक रेज। ये न्यूट्रॉन का सोर्स मानी जाती हैं, ठीक। इनकी वेवलेंथ मिनिमम होती है ऑलमोस्ट 0.01 से लेकर के 0 तक, ठीक। तो वेवलेंथ बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 हो गई, यानी बिल्कुल सीधी लाइन में चल रही है लगभग। और यदि वेवलेंथ मिनिमम हो गई है, समझिएगा बात को, यदि वेवलेंथ मिनिमम हो गई है तो फ्रीक्वेंसी कैसी है इनकी, मैक्सिमम है, ठीक है। वेवलेंथ मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई है, मैक्सिमम हो गई है, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू क्या है, c/λ होता है। क्लियर है बात, ठीक। विजिबल रेडिएशंस की यदि हम बात करें तो 9th 10th से हमको पढ़ाया जाता है कि जो खतरे का सिग्नल है वो रेड कलर का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, तो विजिबल में रेड जो होता है उस रेड की एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। इसलिए खतरे का सिग्नल कैसा बनाया जाता है, रेड की वेवलेंथ जो होती है, खतरे का सिग्नल रेड कलर का बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि रेड की वेवलेंथ जो है वो कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। इज इट क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे। तो ये हो गया भाई हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, क्लियर। और वेव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तो क्या करें, प्रूव हो गया कि लाइट कौन है, वेव है, मान लें। अरे सिद्ध हो गया कि लाइट वेव है, ठीक। रिफ्लेक्शन हो रहा है, किसी भी सरफेस से आकर के लाइट टकरा रही है, वापस जा रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब लाइट वेव है। क्योंकि वेव में ही तो रिफ्लेक्शन होता है। मैं कहीं जा कर के टकराऊँ तो मैं रिफ्लेक्ट होके आ जाऊँगा क्या, वैसा का वैसा नहीं। तो लाइट में जो है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब लाइट वेव है, ठीक। दूसरी बात, एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा एग्जांपल हम लोग करते हैं कई बार। एक कांच का वो ले लीजिए, है ना, ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी भरिए और एक पेंसिल को उसके अंदर डुबाने की कोशिश करिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वो अंदर थोड़ी सी आपको मुड़ी हुई नज़र आएगी, ठीक। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जा रही है तो लाइट वेव्स क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। पेंसिल मुड़ी क्या, नहीं, पेंसिल नहीं मुड़ी, ठीक, लेकिन लाइट वेव्स मुड़ गई हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइट की प्रॉपर्टी होती हैं। इसीलिए लाइट को क्या मान लिया गया, वेव मान लिया गया। क्लियर है बात। तो ये कहलाई लाइट की वेव थ्योरी, और लाइट को क्या मान लिया गया, वेव मान लिया गया, ठीक है ना। पर कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, एक बहुत ही फेमस सॉन्ग हमने सुना हुआ है, वाई समवन इज गोरा एंड वाई आई एम काला। सुना है ऐसा कोई गाना, है ना, ठीक। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, काला, ब्लैक, ठीक। ब्लैक कहाँ से बीच में आ गया। वेव थ्योरी बड़ी अच्छी चल रही थी, बहुत ही बढ़िया उसका एक्सप्लेनेशन चल रहा था। अचानक से यहाँ पर दो कंसेप्ट आ गए, दो पॉइंट्स आ गए, और इन दो बातों के कारण वेव थ्योरी फेल हो गई। कौन कौन से दो पॉइंट्स आ गए बाबूजी यहाँ पे, यहाँ दो पॉइंट आ गए। फर्स्ट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड सेकंड इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो ये दो बातें यहाँ ऐसी आ गई जिनके कारण वेव थ्योरी पे उंगलियां उठना चालू हो गई। लोगों ने कहा कि नहीं यार, लाइट वेव नहीं हो सकती, ठीक, क्योंकि ये दो प्रॉपर्टी भी लाइट बताती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी बताती है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बताती है, तो लाइट वेव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या गड़बड़ है, चलो हम बात करते हैं। फर्स्ट जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? क्या है ब्लैक बॉडी के बारे में यदि हम बात करें तो ये है ब्लैक बॉडी, ठीक। अब बोलना मत, किसी को मजे मत लगाना भाई, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, गंदी बात होती है। नहीं तो अमेरिका में देखो इतनी छोटी सी बात पे दंगे हो गए, ठीक है ना। तो ये काले गोरे का भेद नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, पर साइंस तो करता है, ठीक। साइंस के लिए काला एक बहुत बड़ी चीज़ है और गोरा मतलब वाइट एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक। ये देखिए जरा, इस ब्लैक के चारों तरफ जो है ये वाला पार्ट जो है ना, ब्लू के अंदर वहाँ कुछ वाइट वाइट नज़र आ रहा है, और बीच में जो पार्ट है वो वाला पार्ट कैसा नज़र आ रहा है मुझे, एकदम ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है, ठीक। तो ध्यान से देखूंगा तो ये ब्लैक है। अब क्यों ब्लैक है, तो एक बहुत जनरल सी हमें बात पढ़ाई जाती है कि कोई भी सरफेस का कलर क्यों दिख रहा है, इसे वाइट वाइट क्यों दिख रहा है ना, वाइट वाइट क्यों दिख रहा है, तो हमें कहा जाता है कि उसमें जितने भी रेडिएशंस उस सरफेस से आके टकराए उसने सभी रेडिएशंस को वापस भेज दिया, ठीक। तो सारे रेडिएशन जब एक साथ वापस आए तो वो वाइट हो गए, सोलर रेडिएशन, सोलर लाइट वाइट लाइट कहलाती है ना, तो सब वापस आ गए। रेड क्यों रेड दिख रहा है, तो ऐसा मानते हैं, जनरली ऐसा बोलते हैं कि सारे रेडिएशंस वहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए और लाइट जो रेड कलर की थी वो वापस आ गई उस सरफेस से टकरा के, इसलिए वो सरफेस मुझे रेड नज़र आ रहा है। सेम फॉर ब्लू, कि सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए और ब्लू सरफेस से टकरा के वापस आ रहा है, इसलिए वो सरफेस मुझे कैसा नज़र आ रहा है, ब्लू नज़र आ रहा है, ठीक। सारे रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो गए हैं, केवल ब्लू वहाँ से टकरा के वापस आ रहा है, सारे रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो गए। अब बात करते हैं व्हाई ब्लैक इज ब्लैक। तो हम कहेंगे ब्लैक इसलिए ब्लैक है बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस फॉल ऑन इट। इसके ऊपर जितने भी रेडिएशंस गिरे हैं उसने उन सारे रेडिएशंस को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए ये कैसा नज़र आ रहा है, हमको ब्लैक नज़र आ रहा है। क्लियर? डेफिनेशन बनती है, डेफिनेशन लिखी जा सकती है। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशंस, मीन्स इट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस फॉल ऑन इट। जितने भी रेडिएशंस इसके ऊपर गिर रहे हैं उन सारे के सारे रेडिएशंस को ये पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक। ये होती है ब्लैक बॉडी। पर एक और बात होती है, ब्लैक बॉडी इज आल्सो परफेक्ट इमीटर ऑफ रेडिएशन। संभालना जरा, ब्लैक बॉडी इज आल्सो परफेक्ट इमीटर ऑफ रेडिएशन, मीन्स व्हेन हीटेड इट इमिट ऑल द एब्जॉर्ब रेडिएशन। जब आप इसे गर्म करना चालू करते हैं तो जितने भी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करके वो बैठी थी उन सारे के सारे रेडिएशंस को निकालना चालू कर देती है, ठीक। एंड फर्स्ट बिकम्स रेड, देन ऑरेंज, देन येलो, देन white, and at maximum temperature it becomes blue। अभी तक ये कैसी थी, काली थी, ठीक है। ये सरफेस, ये बॉडी जो थी वो अभी तक कैसी थी, काली थी। पर जब आपने उसे गर्म करना चालू किया तो उसने जितने रेडिएशंस एब्जॉर्ब करके बैठे हुई थी वो सारे के सारे रेडिएशंस को इमिट करना चालू किया। सबसे पहले रेड हो गई, फिर ऑरेंज हो गई, फिर येलो हो गई, फिर वाइट हो गई, और जब टेम्परेचर मैक्सिमम हो गया तो उस समय वो कैसी हो गई, ब्लू हो गई एट मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक। तो हम क्या करें,
अरे ऐसा नहीं बोलते, हम क्या करें से मतलब क्या है यहाँ पे, हम पढ़ क्या रहे हैं पहले उस बात को करें। हम पढ़ रहे थे वेव थ्योरी, और लाइट को हमने प्रूव कर दिया था कि लाइट तो वेव है ना। पर अचानक वहाँ पे कौन आ गई, एक नई चीज़ आ गई, और वो नई चीज़ क्या थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो मेजर फेलियर ऑफ वेव थ्योरी इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ऐसा क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ये क्यों फेलियर हो रहा है, ज़रा उसे समझिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन, मीन्स इट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस फॉल ऑन इट। इसके ऊपर जितने भी रेडिएशंस गिरे हैं, इसने उन सारे रेडिएशंस को क्या कर लिया है, एब्सॉर्ब कर लिया है, ठीक। और हमें मालूम होना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, कभी भी वेव को एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। खाना आप खा रहे हैं, ठीक, और खाना खाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, इंटेस्टाइन में उस फूड को एब्सॉर्ब किया जा रहा है। तो खाने में आप क्या खा रहे हो, पार्टिकल्स खा रहे हैं, वेव तो नहीं खाता कोई कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही तो बढ़िया किशोर कुमार के गाने सुन लिए, पेट भर के, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। हम खा रहे हैं किसी चीज़ को, और खा रहे हैं मतलब आप उसे एब्सॉर्ब करेंगे, और यदि एब्सॉर्ब करेंगे तो वो क्या होगा, ज़रूर पार्टिकल्स। तो ऐसे ही यहाँ पर लाइट को एब्सॉर्ब किया जा रहा है, और यदि लाइट को एब्सॉर्ब किया जा रहा है तो ज़रूर लाइट क्या होगी, पार्टिकल होगी। जबकि पिछले 1 घंटे से हम लाइट को क्या मान करके चल रहे थे, वेव, है ना। लेकिन ब्लैक बॉडी थ्योरी ने रिप्रेजेंट किया कि लाइट वेव नहीं है, बल्कि लाइट क्या है, पार्टिकल है, ठीक है ना। और बाद में इस झगड़े को किसने सुलझाया था, आइंस्टाइन ने। उन्होंने कहा था भैया वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। क्लियर, तो समझ में आया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट